नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजूर और आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दूसरे सीरीज को लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बीपीएससी के 66वीं और 65वीं के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और कराया जाए, तो एक सीरीज और लेकर आए हैं जिसमें कि बीपीएससी के 66 और 65 मतलब 66वीं और 65वीं के क्वेश्चंस को आज करेंगे। तो इसमें कुल लगभग वही 17 से 18 प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे हैं जो कि 67वीं में जो क्वेश्चंस किए थे ना, तो उसी के आधार पे बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ नए चैप्टर से भी इसमें प्रश्न दिखेंगे, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। एवरेज से शायद उसमें नहीं था तो इसमें दिखेंगे। तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन नए टाइप के दिख जाएंगे, जिसको आज हम आपको बनाने के तरीके सिखाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं आप 66वीं और 65वीं, है ना। 2 साल के प्रश्न को करेंगे। ठीक है, जो भी इसमें प्रश्न होंगे उसको हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें केवल गणित के प्रश्न को करेंगे, क्योंकि फिर से देखा जाए तो रीजनिंग में 2 ही 3 प्रश्न थे जो कि कैलेंडर से थे, तो ज्यादा फोकस गणित पे ही करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं, फिर बता देंगे किस चैप्टर से है, उसके बाद हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में, स्कूल में एक टीम है एथलेटिक की जिसमें दौड़ खेल कूद होते हैं, जिसमें कि 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी की टीम में है और 29 फुटबॉल की टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो पूछा जा रहा है कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह वेन डायग्राम से है। ठीक है, दूसरी बात, आपको शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 2 चीज ध्यान रखना है, केवल और अगर जिसमें केवल ना दिया हो। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 21 बास्केटबॉल टीम में है, मतलब बास्केटबॉल टीम का मतलब वो किसी और टीम का भी हिस्सा है। 26 हॉकी टीम में मतलब वो किसी और टीम का भी हिस्सा हो सकता है, और 29 फुटबॉल टीम में मतलब 29 भी फुटबॉल के अलावा कुछ और भी खेल रहे होंगे 29 में ही। अब यहाँ पे देखिए 14 हॉकी और फुटबॉल मतलब हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे 14 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, केवल फुटबॉल, मतलब ऐसे विद्यार्थी जो केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं, मतलब उसका दूसरे गेम से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं 3, क्योंकि 3 गेम है ना। तो सबसे पहले देख रहे हैं कौन से है, बास्केट, तो यहां पे लिख लेते हैं बास्केटबॉल। ओके, दूसरा हॉकी है तो यहां पे हॉकी लिख लीजिए। तीसरा क्या है, फुटबॉल, तो यहां पे आप फुटबॉल लिख लीजिए। ये वाला जो वृत्त है वो बास्केटबॉल को शो करता है, ये वाला हॉकी को और ये वाला फुटबॉल को। अब आप देख रहे हैं कि 21 बास्केटबॉल टीम में है, तो आप 21 ना बाहर लिख लीजिए, क्योंकि बाहर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको बताया था अंदर लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ बास्केटबॉल, मतलब सिर्फ बास्केटबॉल का मतलब इतना सा हिस्सा, तो इतना तो नहीं है, बाहर इसलिए लिख रहे हैं। 26 हॉकी में है तो आप हॉकी बाहर लिख दीजिए 26। उसके बाद है कि 29 फुटबॉल टीम में, तो 29 आप यहां लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि अब यहां पे चलते हैं, ये जो एरिया है ना ये तीनों को डिनोट करता है, मतलब जो ऐसे विद्यार्थी जो तीनों गेम खेलते हैं वो यहां पे रख दीजिए 8। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि अब यहां से चलते हैं, ये तो आप यहां तक नोट कर लिए, 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों, दूसरे कलर से करते हैं थोड़ा समझ में आएगा। हॉकी और बास्केटबॉल, तो देखिए हॉकी और बास्केटबॉल का ये वाला है एरिया, कितना है 14। अब देखिए ये पूरा 14 है ना, तो 8 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो 14 में 8 घटा दीजिए मतलब 6, तो हो गया ना हॉकी और फुटबॉल 14, तो 8 और 6 14। 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो देखिए फुटबॉल बास्केटबॉल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितना है 12, तो 8 ऑलरेडी है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 8 + 4 12। उसके बाद है 15 हॉकी और फुटबॉल, तो हॉकी फुटबॉल ये हो गया, तो 8 यहाँ है तो 7 ही हो गया ना ये। अब हमसे देखिए बहुत आसान हो गया, अब आप
इजीली बता सकते हैं कि केवल कितने फुटबॉल खेलते हैं, केवल कितने बास्केटबॉल खेलते हैं, केवल कितने हॉकी खेलते हैं, तीनों बता देंगे आपको। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पहले केवल फुटबॉल, तो चलिए फुटबॉल का निकाल लेते हैं। 29 क्या है, ये पूरा है, ये है ना, ये 29 पूरा है। तो अगर 29 में हम 4, 8 और 7 को घटा देना तो कितना हो जाएगा, 29 माइनस 8 4 12 7 19, मतलब 10। 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो केवल फुटबॉल निकालने का तरीका कि इसमें ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा घटा दीजिए तो आपका केवल ये वाला हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। अगर उसी तरह केवल बास्केट की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 21 माइनस 8 6 14 4 18, मतलब 3। अगर इसकी बात करें तो 8 6 14 7 21 है ना, 26 में 21 घटा दीजिए तो 5। तो देखिए आप, एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमने आपको तीनों बता दिया। अब इसमें हर चीज है, केवल बास्केट, केवल हॉकी, केवल फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल, हॉकी बास्केटबॉल, मतलब जो भी अब प्रश्न पूछे जाएंगे ना आप यहां से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न था और इसका उत्तर क्या हो गया, 10। ठीक है ना, तो चलते हैं बिना देरी के अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्या है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, मतलब कार्य करते हैं, और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। तो शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। आपको लग नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने कराया है टाइम एंड वर्क में, है ना। तो चलिए दोबारा कर लेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वहां पे आप आराम से देख लेना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको बनाने का तरीका थोड़ा जल्दी बता देंगे। ये है समय तथा काम से। देख लीजिए, मोहन एक व्यक्ति है जो 25 दिनों में कार्य को करता है अकेला, सोहन 20 दिनों में अकेला, मतलब एक व्यक्ति मोहन है जो 25 दिन ले रहा है और एक व्यक्ति सोहन है जो 20 दिन ले रहा है। दोनों की इफिशियंसी अगर निकालने की बात करें तो आप इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब क्या है, दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, मतलब काम करते हैं। आप इस दोनों को देखते हुए एक ऐसा फिगर सोच लीजिए जो दोनों से डिविजिबल हो। मान लेते हैं 100 कार्य है, मतलब 100 ही काम करना है दोनों को। अगर ये 25 दिनों में 100 काम कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा मोहन, मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4। आपको बताया था ना इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 100 काम टाइम 25, तो 100 को 25 से भाग किए तो 4 आ गया, मतलब 4 काम पर डे, तो 25 दिन में 100 कार्य, है ना। आप ऐसे भी समझ लीजिए। उसी तरह अगर सोहन की बात करें, आपने मोहन का निकाल लिया, तो सोहन के भी एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 20 मतलब 5, तभी तो 5 गुना 20 100, मतलब 100 ईंट उठाना है, 25 दिन लगा है तो 4 ईंट पर डे, 100 ईंट उठाना है 20 दिन लग रहा है तो 5 ईंट पर डे। अब देखिए, सोहन और मोहन मिलके, है ना, एक दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना ईंट उठा रहा है, 4 और 5 9, मतलब 9 काम कर रहा है, 9 इकाई कार्य कर रहा है। अब दोनों 5 दिन तक काम किया, तो आपको पता है कि एक दिन में 5 तो 9 दिन में 45 कार्य समाप्त कर लिया, 45 इकाई कार्य को खत्म कर लिया। तो शेष कार्य कितना बचा हमारा, 100 काम था, 45 काम हो गया तो 55 काम बचा, आपको भी पता है। ठीक है, अब इस 55 काम को मोहन तो अब नहीं करेगा क्योंकि मोहन तो छोड़ के चला गया काम, अब कौन करेगा, सोहन। अब आपको पता है कि सोहन की इफिशियंसी क्या है ना, एक दिन में काम करने की 5 है, सोहन 5 से ज्यादा ईंट नहीं उठाएगा एक दिन में। अब उसको उठाना अकेले ही है 55 ईंट, तो एक दिन में 5 तो 55 काम करने के लिए या 55 ईंट उठाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 11। तो आप यहां पर से फिर से, अगर इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको पता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, है ना, तो 55 को अब 5 से जब भाग कर देंगे तो आ जाएगा 11 दिन। तो 11 दिन में सोहन क्या कर लेगा ना, उस काम को पूरा कर लेगा, मतलब सोहन को अब रिमेनिंग वर्क मतलब शेष काम को करने में 11 दिन लगेगा। अगर मान लेते प्रश्न में यह पूछा जाता कि पूरा काम करने में कितना समय लगा, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए यहां पे तो आपने निकाला है 55 कार्य का समय, काम कितना था 100, तो 45 काम को करने में
मोहन और सोहन दोनों मिलके किए थे ना, तो उसको करने में 5 दिन लगा था, बाद में सोहन को 11 दिन लगा, तो दोनों को मिला के कितना लगा, तो 16 दिन। तो अगर ऐसा पूछता कि पूरा काम को, यहाँ पे लिखता कि शेष काम को सोहन करता है, वो तो ठीक है, उसके बाद ये लिख देता क्वेश्चन अगला लाइन कि पूरा काम को करने में कितना समय लगा, तब 16 दिन लिखते। लेकिन यहाँ पे केवल सोहन के लिए पूछ रहा था, तो इसलिए आप 11 दिन लिखेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि सोहन कितने दिनों तक कार्य किया, तो 5 दिन पहले, 11 दिन अभी, तो 16 दिन। मतलब हर पॉसिबिलिटीज को लेके चलना है, इसलिए आपको हर चीज बता रहे हैं कि क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में कौन सा संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप पहले ये समझिए कि पूछ क्या रहा है कि प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, मतलब इस 4 में से 3 जो है ना स्क्वायर रूट नंबर है और एक नहीं है। अब कौन सा एक नहीं है वो ढूंढना है। तो देखिए आपको सबसे पहले एक ट्रिक बताते हैं, आप यहां से शुरू कीजिए। अगर एक का स्क्वायर करें, मान लीजिए किसी अंक का, मतलब सॉरी किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 1 हो, अगर उसको वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। अगर 2 करें तो लास्ट में क्या आएगा 4, 3 करें तो लास्ट में क्या आ जाएगा 9, है ना। 4 करें तो लास्ट में कितना आ जाएगा 6। अब 5 करें तो लास्ट में कितना आ जाएगा 5। नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। 6 का स्क्वायर 6। तो आप एक चीज देख रहे हैं, 4 और 6 में सिमिलरिटी है, मतलब 2 ऑप्शन यहाँ पे हो गया। अगर 4 को भी करते हैं तो 6 आ रहा है, और 6 को भी कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन आप लेके चलना कि हो सकता है उसका लास्ट डिजिट 4 हो और हो सकता है उसका लास्ट डिजिट 6 हो। 7 करते हैं तो 9 आता है, तो फिर से यहाँ देख रहे हैं 3 और 7 रिपीट हो रहा है। 8 करेंगे तो यहाँ पे फिर से 4 आ रहा है, मतलब 2 और 8 में पॉसिबिलिटी सेम है। और 9 करेंगे तो 1 आ रहा है, क्योंकि 9 नमा 81, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 और 9 में भी सिमिलरिटी है। चलिए ठीक है, क्यों लिखें अब बताएंगे। अब यहाँ पे आ जाइए आप। मान लेते हैं कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप सबको पता है कि छोटा सा नंबर लेते हैं, ज्यादा नहीं, कि 256 क्या है, एक स्क्वायर रूट नंबर है, आपको पता है ना। सब जानते हैं कि 256 क्या स्क्वायर रूट नंबर है, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो 16 गुना 16 256। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि 256 स्क्वायर रूट नंबर है क्या, तो इसको आप कैसे जल्दी से बना लेंगे। तो देखिए इसका एक ट्रिक है कि स्क्वायर रूट में क्या होता है, पावर 2 होता है ना, स्क्वायर रूट में पावर 2। तो आप पीछे से 2 डिजिट को, 256 के पीछे से 2 डिजिट को आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट बचता है ना, अब आप इसमें क्या करेंगे ना, 1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब हालांकि मतलब आप स्मार्ट वे में तो फिर आप थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। यहां पे आप देखते हैं 2 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो जैसे 2 से ज्यादा हो जाए ना तो उसको इग्नोर कर देना है, मतलब 1 ही रखना है यहाँ पे। मतलब 2 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं लेंगे क्योंकि 2 से ज्यादा हो गया। तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ले लिए। अब देखते हैं 56। 56 क्या लास्ट डिजिट मेरा क्या है 6 है ना, तो अब यहाँ पे आ जाइए। लास्ट डिजिट 6 किसके किस पे पॉसिबल है, एक 4 पे और एक 6 पे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर मेरे पास हो गया, एक 14 और एक 16, है ना। या तो 14 होगा स्क्वायर रूट नंबर स्क्वायर इसका, या 16 होगा स्क्वायर रूट। बस आप ये श्योर हो जाइए। अब आपको जल्दी से कर लीजिए, 14 गुना 14 करते हैं तो 196 होता है, और 16 गुना 16 करते हैं तो 256 होता है। तो आप क्या समझे कि 196 तो नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो गया 256 किस पे 16 पे। तो इसका स्क्वायर रूट नंबर क्या हो गया 16। ठीक है ना, तो ये ट्रिक था। आप चाहें तो और बड़ा सा नंबर ले लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा हो। सपोज कर लेते हैं 31 गुना 31 ले लेते हैं, तो ये कितना होता है 969। अगर इसका निकालने बोले तो आप क्या करेंगे, वही लास्ट 2 डिजिट इसको आप छोड़ दीजिए। इस पे करते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 4 नहीं लेंगे 3 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 69 है। अब देख लेते हैं 9 किस पे आ रहा है, एक तो 3 पे आ रहा है और एक 7 पे आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, या तो 3 ले लेते हैं और या 7 ले लेते हैं।
ठीक है ना। तो या तो ये 33 का स्क्वायर होगा या 37 का स्क्वायर होगा। पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि मैंने जो 969 लिखा है वो सही लिखा है क्या। 969 स्क्वायर रूट नंबर है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 9 9 18। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने नंबर ही गलत लिख लिया है। 969 शायद स्क्वायर रूट नंबर नहीं होता है। मतलब आपको एक बनाने का तरीका सिखा दिए कि 969 अगर आप लेंगे, मतलब कुछ भी जो भी नंबर होगा, तो चलिए आप ये चेक कर लिए कि 969 एक स्क्वायर रूट नंबर है ही नहीं। बेसिकली क्या है कि 969 एक स्क्वायर रूट नंबर है ही नहीं। चलो ये भी एक ट्रिक है सीखने का कि स्क्वायर रूट नंबर है कि नहीं, ये भी चेक हो गया। जब 33 का ही नहीं तो 37 का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज अब आपको यहां पे अप्लाई कर देना है। मान लेते पहला ही नंबर इसका लेके चलते हैं, 265 69। ठीक है ना, 265 69। अब इसमें आप क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट 69 है, इसको अलग कर लीजिए। अब 65 है, तो 265 में आप देख रहे हैं, अब 1 2 पे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सीधा सोच लीजिए 15 16 पे। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो देखिए ये ले सकते हैं ना, ये नहीं ले सकते। तो आप लिख दीजिए इसका 16 वैल्यू। और 69 का क्या क्या पॉसिबल है, 9 किस पे आ रहा है, 3 पे और एक 7। तो या तो 163 या 167। अब आपको क्या करना है, 163 को 2 बार गुना करना है और 167 को 2 बार गुना करना है। अगर ये किसी भी से, मतलब मान लीजिए 163 गुना 163 करते हैं, ठीक है, अगर ये मान लीजिए इसके बराबर आ जाए, और अगर 167 गुना 167 करते हैं या ये इसके बराबर आ जाए, तो स्क्वायर रूट नंबर है। अगर मान लेते इस दोनों में से स्क्वायर करने के बाद ये नंबर नहीं आ पा रहा है, तो आपका वो स्क्वायर रूट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद है 143 642, उसको भी चेक कर लीजिएगा। 30 976 है, उसको भी आप चेक करते हैं। उसके बाद है 28 561, आप उसको भी चेक कर लेंगे। तो आप कुल मिला के देखेंगे कि इसमें से 3 आपका स्क्वायर रूट नंबर है और 1 आपका स्क्वायर रूट नंबर नहीं होगा। बस आप इस ट्रिक को याद रखना। एक बड़ा नंबर है 143 642, आप इसको भी समझ लीजिए। 143 642, इसमें भी लास्ट 2 डिजिट आप हटा दीजिए। अब 1436, ठीक है, तो देख रहे हैं 40 लेंगे तो 1600 हो जाएगा। कम करिए, 39 लीजिए, 38 लीजिए, इसको गुना करके आपको देखना पड़ेगा। या तो फिर आप स्क्वायर रूट अगर निकालने जानते हैं कोई और ट्रिक से, तो आप उससे निकाल सकते हैं। बहुत लोग इससे निकालते हैं कि 114 36 और 42, ऐसे भी आप लोग करते हैं ना, याद होगा। सॉरी, आगे से करते हैं। 143 642 आगे से करते हैं पहले कि 3 तिया 9 4 चौके 16, इस तरह करके निकालते होंगे। तो ये एक ट्रिक ये भी है, आप इससे भी कर सकते हैं कि है ना, 3 3 3 6, यहाँ 3 रखे, यहाँ 9 रखे, फिर 5, सीधे 2 डिजिट उतारते हैं। फिर देखते हैं कि किससे ये 4 बार में रखे, नहीं 5 7 7 6 42, 8 रख लेते हैं, तो 8 8 64, 6 8 6 48, 6 54, नहीं 7 ही रखेंगे, 7 गुना 7 ऐसे करके रखेंगे, 7 7 49, 7 6 42, 4 46, है ना, तो 469 हो जाएगा। 67 गुना 60, 469। फिर यहाँ आप 469 लिख देंगे। 16 में 9 गया 7, 12 में 6 गया 6, काटिए। उसके बाद आप कहाँ तक ले लिए, उसके बाद आप 4 2 रख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या रखें जो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक है, एक तो ले नहीं सकते क्योंकि लास्ट डिजिट 1 हो जाएगा, 2 नहीं ले सकते, लास्ट डिजिट 4 होता है, 3 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं, 6 भी, 8 भी नहीं। तो आप इस तरह करके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 आ ही नहीं रहा है, तो मतलब ये स्क्वायर रूट नंबर आपका नहीं होगा। इस तरह करके आप अपना चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्क्वायर रूट नंबर है या कौन सा नहीं है। हो सकता है कि यही स्क्वायर रूट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। तब बोल रहा है x और y क्या है। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो क्या कीजिए कि एग्जाम्पल से ही x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, और अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो आपका वो उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 5 लें और y की वैल्यू 7 लें, ठीक है ना, ये x है और ये y है। अगर x y इस पे रखने के बाद 913 आ जाता है तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे
कि दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे, ऐसा भी नहीं कि एक को कर दे और दूसरे को ना करे, तो गलत हो जाएगा। आपको दोनों को चेक करना है। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, और दूसरा दिया हुआ है 131x प्लस 217y। देख रहे हैं, इसका रिवर्स कर दिया इसने, 827। तो आप क्या कीजिए ना, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 448, और यहां भी शायद 448 ही होगा, सॉरी 348 ना, ठीक है ना, 348 एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 3 10, 2 1 3 4 9 8 17। तो x प्लस वाई अगर मान लीजिए यहाँ कॉमन हो जाए 348, तो यहाँ पे हो जाएगा 1740, और x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 1740 में से 348 को भाग करेंगे ना, तो x की वैल्यू आपकी, x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 5 आ गई, ठीक है ना। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई कितना आ गया है, 5। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें x प्लस वाई 5 हो रहा हो। तो आप देख रहे हैं 5 2 7, ये ऑप्शन नहीं होगा। -5 -7, तो ये -12 हो गया, ये भी नहीं होगा। 3 + 2 5, ठीक है ना, और 5 + 7 12। तो देख रहे यही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को। अब आप एक चीज चेक कीजिए, क्या 217 को 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 7 × 21, 21 × 63 2 65, 651, और 131 को अगर 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 262। अगर इस दोनों को हम जोड़ दें, 2 1 3, 6 5 11, 6 2 8 1 9, 913, ठीक है ना। 100% इस पे भी यह फॉलो करेगा, क्योंकि यहां पे हमने x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले आए, तो जाहिर सी बात है इस पे भी यह फॉलो करेगा। तो आप एग्जाम में स्मार्ट तरीका यह है कि आप ऑप्शन से पुट कर लो, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो मान लीजिए पहला चेक किया नहीं हुआ, दूसरा पे हो गया, तो आपके लिए आसान हो गया कि थोड़ा ज़्यादा टाइम खराब नहीं हुआ। मान लो वो ऑप्शन चौथा होता तो आप इसको कर लिए, इसको कर लिए, इसको कर लिए, और यहाँ जाके उत्तर मिला, तो टाइम तो खराब हो गया। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। और अगर आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है कि आप 217 को 3 से गुना किए और माइंड में ही कर लिए, तो आप ऑप्शन से कर लेना, ठीक है ना। तो जैसा आपको बेटर लगे, आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया है, लेकिन कोशिश करना कि आप इसको फॉलो कर लेना, इसमें चांसेस गलत होने के कम रहेंगे। यहाँ पे 2 2 बार चेक करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से लिख लेते हैं। 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपॉन 598 गुना 479। देखिए अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे ना तो शायद आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसको जोड़ के स्क्वायर, फिर इसको घटा के स्क्वायर, फिर दोनों का डिफरेंस, और उसके बाद इसको भाग करेंगे इस दोनों के मल्टीपल से, बहुत समय लगेगा। तो आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। हम इस पे करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए a प्लस बी बोल रहा है, तो यहां पे देख रहे हैं ये पूरा a मान लीजिए और इसको पूरा b मान लीजिए। तो a प्लस बी मतलब 598 प्लस 479 प्लस 598, और वहां माइनस 479 है तो माइनस 479 लिख दीजिए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालिए। फिर a माइनस बी, तो 598 प्लस 479, माइनस बोल रहा है ना, तो माइनस 598 और माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, आपको पता है। और यहाँ पे 598 गुना 479। आप देख रहे हैं यहाँ पे 479 कैंसिल, और यहाँ पे 598 कैंसिल। तो मेरा क्या हो गया, 2 बार 598 और 2 बार 479, तो 2 बार 598 गुना 2 बार 479 अब बटे 598 और गुना 479। तो देखिए 479 कैंसिल, 598 कैंसिल, और 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। यही तो मेरा उत्तर है। आपके लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं, मतलब प्लस गुना प्लस इज इक्वल टू प्लस
माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस गुना प्लस इक्वल टू माइनस। आपको थोड़ा ये काम देगा, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको कराया गया है पिछले सीरीज में परसेंटेज में, लेकिन थोड़ा हम जल्दी कर लेते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 17,000 है ना, 1,76,400 है, 5% की दर से सालाना बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो मान लीजिए आज है जनसंख्या 1,76,400, बढ़ने की दर है 5%। तो आपको पता है कि जब बढ़ता है तो 100 में जोड़ देते हैं, आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो मतलब 105%, मतलब ओरिजिनल फिगर का 105% ही निकालना है। और 2 वर्ष में तो हम कह सकते हैं ना कि पहले वर्ष अगर 1,76,400 है तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में 105 गुना 100 और दूसरे वर्ष के एंड में भी 105 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1,94,400। ठीक है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अनुक्रम एक सीरीज है, मैथमेटिकल सीरीज बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि 4, 18, 48, 100 क्वेश्चन मार्क, 294 और 448 है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए जो इस सीरीज को फॉलो करे, मतलब जिस वे में बढ़ रहा है ना उसको फॉलो करे। तो देखिए यहां ना 2 तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। पहला तो तरीका ये है 4 को लिखने का कि 2 पे क्यूब 2 पे स्क्वायर, है ना, 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 माइनस 4 4। इसी तरह 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, उसी तरह 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो 6 गुना 6 गुना 6 216 और 6 गुना 6 36। तो ये कितना हो जाएगा 0, 21 में 3 गया तो 18, मतलब 180। ठीक है, उसी तरह ये यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या था ना जो कि उससे भी आसान है, यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है 2 का स्क्वायर गुना 1, है ना, 2 गुना 4, 2 गुना 2 4 गुना 1 4, फिर 3 का स्क्वायर गुना 2, तो देख रहे हैं 18, 3 3 9 दूना 18, 4 का स्क्वायर गुना 3, 4 चौके 16 गुना 3 48। उसी तरह 5 का स्क्वायर गुना 4, 5 गुना 25, 5 गुना 5 25 गुना 4 तो उसी तरह 6 का स्क्वायर गुना 5, तो 6 गुना 6 36 गुना 5 180। ठीक है, 2 तरीके से आप इसको सोच सकते थे। तो मेरा उत्तर क्या हो गया 180। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो जो माइंड में आपके सबसे पहले आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेना, उससे बना लेना। तो एक्चुअली सीरीज क्या है ना कि आपके प्रैक्टिस पे है, आप कितना जल्दी इसके मतलब पैटर्न को पकड़ पाते हैं, इसके पैटर्न को सोच पाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीरीज नंबर 4 में पढ़ाया था, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज हो गया। क्वेश्चन है, इसको आप रख लीजिएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, 2n(c3) रेशियो nc2 इज इक्वल टू 44:3। तो पूछ रहा है n का मान क्या होगा। देखिए अगर वो जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था NCR, जिसका वैल्यू था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, अगर आप इसको इस पे तोड़ेंगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पे लिख लें, 2nc3 इज इक्वल टू 44 और इसको लिख लें nc2 इज इक्वल टू 3, ऐसे सोच लें अभी। तो अब क्या करें, ऑप्शन से चलें। अगर मान लेते हैं n की वैल्यू अगर हम 1 लें तो 2c3, ये तो मतलब जहां तक गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि c से ज्यादा वैल्यू n का होना चाहिए। रीजन सॉरी हाँ, जो r की वैल्यू है वो छोटी होगी n से। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी चीज में आपको चुनना है तो ज्यादा होगा तभी तो आप चुनेंगे। मान लीजिए बोला जाए कि 2 चीज में 3 चीज चुने तो गलत है ना, तो वही चीज तो यहाँ पे हो गया कि 2 में 3 चुनना है, गलत है। 3 में 2 चुनना तो समझ सकते हैं, 2 में 3 कैसे चुनेंगे, जब 2 ही आप ऑप्शन दे रहे हो और बोल रहे 3 चुन लो तो गलत है।
तो ये ऑप्शन तो आप पहले इलिमिनेट कर दो। उसके बाद देखो 4C3 है, 6C3 है, 11C3, ये तीनों ऑप्शन ले सकते हैं। तो हम यहां से चलते हैं, 6 लेते हैं। तो 6 गुना 2 12, तो 12C3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है आपका r फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, और n माइनस आर, तो 12 में 3 गया 9 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 गुना 11 गुना 10, और देखिए 9 फैक्टोरियल तो आप एज इट इज लिख लीजिए, और 3 गुना 2 और गुना 9 फैक्टोरियल। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, 3 गुना 2 6 गुना 12, तो 11 गुना 2 22, दही 220। आप इसको अभी रख लीजिए। अब आप चलिए इस पे चलते हैं NC2 पे। तो NC2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो NC2 मतलब 6C2, और 6C2 को सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल, R मतलब 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर मतलब 6 में 2 गया तो 4 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिख लीजिए, और 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल लिखिए। फिर क्या हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और बटे 2 गुना 4 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, इसको कर देंगे तो 2 तिया 6, 3 पचे 15। मतलब क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू आई आपकी 220 और दूसरी वैल्यू आई आपकी 15। अब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो क्या है, मतलब आ जाता है 44:3। तो देखिए 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, मतलब क्या आ गया 44:3 आया। और यही तो मेरा शायद यहाँ पे दिया हुआ था। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मली 2NC3 को सॉल्व करेंगे ना तो देखिए कितना दिमाग आपका खराब हो जाएगा। 2n फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, और 2n-3 फैक्टोरियल। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से क्लिक कर लेना, बहुत कम समय में बना लोगे। जब आप जितना देर में ये बनाओगे उतना देर में आप आराम से 3-4 ऑप्शन जो भी है उसको सॉल्व कर लोगे। और क्या पता कई बार आपका पहला ही ऑप्शन मिल जाए, और 1-2 ऑप्शन को तो आप आराम से इलिमिनेट भी कर सकते हो, अगर आपका बनाने का तरीका सीख जाओगे और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, तो आपका उत्तर क्या हो गया मेरा 6। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत देर से इंतजार था औसत का। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n की वैल्यू बता देनी है। ठीक है, तो देखिए आपको बताया था कि m संख्याओं का औसत अगर n स्क्वायर है तो टोटल कितना हो जाएगा। तो संख्या, जितनी संख्या दी हुई रहती है और जितना औसत है आपस में गुना कर दीजिए। मान लेते हैं ना 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कुल कितना हो जाता है 5 गुना 10 50, यही तो है ना। तो आप इसको m गुना n स्क्वायर लिख दीजिए, मतलब mn स्क्वायर। ठीक है ना, ये टोटल हो गया। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो फिर से टोटल क्या हो जाएगा n गुना m स्क्वायर, मतलब n m स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि m प्लस n का औसत क्या होगा। तो देखिए औसत का मतलब क्या होता है, इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, n m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर, और टोटल संख्या, टोटल संख्या क्या है m और n है, तो m प्लस n नीचे लिख दीजिए। यही तो औसत हो गया ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं इसमें m n कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा m प्लस n आ जाएगा, और नीचे भी m प्लस n। तो m प्लस n कैंसिल हो गया, तो मेरा औसत क्या हो जाएगा m n, है ना। मतलब मेरा औसत क्या हो गया m n। बहुत आसान था ना। तो आप अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए ना, तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि a संख्याओं का औसत b स्क्वायर है और b संख्याओं का औसत a स्क्वायर है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमेशा ए बी होगी। एक तरह से ये फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसको नोट कर ले कि इस तरह का अगर फॉर्मूला हो तो a प्लस बी एम प्लस एन पी प्लस क्यू अगर पूछ ले तो आप सीधा उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन बता सकते हैं कि m प्लस n संख्याओं का औसत mn है। ठीक है, अब देख लीजिए एक प्रश्न है बहुत अच्छा है, आप इसको मीन मीडियन में रख सकते हैं। s इज इक्वल टू दिया हुआ है समेसन ऊपर 15, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और n प्लस 1/3 है। इसका वैल्यू पूछ रहा है s का, सम ऑफ, है ना, s का मतलब सम।
अब देखिए इसका तरीका ये है, इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। n का मतलब 1 कि मतलब आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट करोगे, पहला चीज। 15 का मतलब कि n 15 बार है, 1 2 3 4 मतलब अप टू 15। तो s बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3, 3 प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस भी कर दें आप, 3 प्लस 1/3, इस तरह करके प्लस 15 प्लस 1/3। ये आपका ये एक्चुअल में आपको ये निकालना है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका तरीका क्या है। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि सम में 1/3 कॉमन है और कितने तक है, कितने तक है, 15 तक। तो 1/3 1/3 1/3 को अगर 15 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/3। तो लास्ट में तो 15/3 आ गया, ये आपका कंफर्म है, जो कि सॉल्व करके 5 ही आना है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कहाँ पे जा रहा है, 15 तक, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 करके 15 तक जा रहा है। याद कीजिए हम आपको एवरेज में बताए थे कि सम ऑफ एन नंबर्स निकालने का एक फॉर्मूला, वहां पे एवरेज था तो एन से डिवाइड कर दिए थे, लेकिन अगर यहाँ पे एवरेज नहीं बोल रहा है तो एन को भूल जाइए। तो सम ऑफ एन नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एन नंबर्स और स्टार्टिंग विथ 1, तो उसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। आप इस पे इसको निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए, 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12। ये तो छोटा है इसलिए आपके लिए आसान हो गया। फॉर्मूला कब काम करेगा, जब बड़ा नंबर हो, सम ऑफ मान लीजिए 100 तक है, 1 से 100 तक, तब तो काम नहीं करेगा ना, जोड़ने में समय लग जाएगा। तो हम इस पे अगर पुट कर लें तो 15 गुना 15 प्लस 1 16/2, तो 15 गुना 8 कितना हो जाएगा, 120, है ना। तो 120 प्लस 15/3 5, तो मेरा कितना उत्तर हो गया, 125, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 125। बहुत आसान सा प्रश्न था ना, कि सम ऑफ एन नंबर्स का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और ये पता है कि 1/3 15 बार रिपीट हो रहा है, तो 1/3 को अगर 15 बार रिपीट करेंगे तो 15/3, तो मेरा आसानी से उत्तर प्राप्त हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, ये है पाइप एंड सिस्टर्न, पानी और टंकी से रिलेटेड है, मतलब नल और टंकी से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं ये टाइम एंड वर्क ही है एक तरह से समझिए, बस नाम इसका अलग हो गया क्योंकि इसमें नल टंकी क्या नाम है यही सब यूज होगा, लेकिन ये टाइम एंड वर्क का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो एक नल है जो किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, मान लीजिए वो नल है ए और ये भर रहा है ना, तो आप इसको प्लस से डिनोट करिए। यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा, भर रहा है तो प्लस और खाली कर रहा है तो माइनस। दूसरा नल है बी जो 4 घंटे में खाली कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, यहां पे एक चीज बहुत समझने वाली बात है जो आपको हम समझाते हैं, आप इसको समझिएगा। दो नल है, एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो आप पहले ये सोचिए कि अगर खाली करने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है और भरने वाले की कैपेसिटी कम है तो टंकी अल्टीमेटली खाली होगी, ऑब्वियसली। और मान लेते भरने वाले की कैपेसिटी ज्यादा और खाली करने वाले की कैपेसिटी कम है, तो टंकी क्या होगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। कभी कभी तो, कभी ना कभी तो भरेगी, लेकिन भरेगी जरूर। वही बात है यहाँ, वो 3 घंटे में भरता है और 4 घंटे में खाली करता है, तो टंकी बढ़ेगा, पहले तो ये समझ लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि आपको पता ही लग जाता है कि यहाँ पे तो भरेगा ही ना और भरने की बात हो रही है, तो कांट बी डिटरमाइंड भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो निकालने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टंकी पहले भरेगा या खाली होगा, ये आपको देखना है। तो यहाँ टंकी भरेगी ये तो तय है, क्योंकि 3 घंटे में भर रहा है और ये 4 घंटे में खाली कर रहा है। ये थोड़ा जल्दी भर रहा है, ये थोड़ा लेट खाली कर रहा है। अब देखिए, और टंकी 1/3 भरी हुई है, मान लेते हैं ये है टंकी, यही भरा जा रहा है और यहां से खाली हो रहा है। 1/3 भरा हुआ है मतलब इतना तो टंकी भरा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो 2/3 आपका टंकी भरना है, और भरेगा कौन मिलके, ए और बी, नल ए और बी। अब बोलेंगे दोनों मिलके भर रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, भाई काम तो दोनों कर रहा है ना, चाहे एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, लेकिन दोनों मिलके भर रहा है, बस ये समझिए। चलते हैं, अब देखिए दोनों को देखते हुए आप मान लीजिए टंकी है 12 लीटर का, ठीक है ना।
तो 12 लीटर में अगर 1/3 आपका भरा हुआ है तो 12 को 1/3 से गुना करेंगे, मतलब 4 लीटर भरा हुआ है और 8 लीटर खाली है ना। 8 ही लीटर टंकी को भरना है, बस आप ये समझ लीजिए। लिखेंगे यहाँ 12 लेकिन भरना है 8 लीटर को, क्योंकि ऑलरेडी 4 लीटर टंकी भरा हुआ है। अब आप देखिए कि अगर ये 12 लीटर टंकी को 3 घंटे में भर रहा है, मतलब हर घंटे ये 4 लीटर पानी डालता है उसके अंदर, है ना। 4 लीटर एक घंटे में, फिर 4 लीटर दूसरे घंटे में, और तीसरे घंटे में 4, मतलब 4 4 4, मतलब 12 लीटर फिनिश। और बी क्या कर रहा है, यहाँ प्लस लगा दीजिए, कंफ्यूजन ना हो। बी हर एक घंटे में 4 लीटर निकाल देता है। तो अगर मान लीजिए टंकी भरी हो पूरा और बी खाली करना शुरू करे, तो 4 4 4, मतलब बी प्रति घंटे 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, एक, है ना। यही हुआ इसका मतलब। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि कुल मिला के टंकी में अगर दोनों मिल के काम शुरू करें, ए और बी दोनों साथ साथ चला दे, मतलब आप चलाने वाले भी नल को खोल दिए हैं और खाली करने वाले नल को भी खोल दिए, तो टंकी में अल्टीमेटली 1 ही लीटर पानी जा रहा है, मतलब +1 पॉजिटिव में, मतलब, है ना। 4 लीटर भरा, 3 लीटर गायब हो गया, फिर 4 लीटर भर रहा है, 3 लीटर खाली हो रहा है 1 घंटे में, मतलब हर घंटे 1 लीटर पानी जा रहा है ना। ठीक है, सेकेंड है क्या यहाँ पे? अच्छा, उत्तर यहाँ पे सेकेंड, यहाँ घंटा होगा, ठीक है, आप इसको इग्नोर करें, ये सब घंटा है, ठीक है। तो 1 घंटे में 1 लीटर जा रहा है। अब देखिए टंकी है कितने का, ठीक है ना, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, और 8 लीटर अभी खाली है। यही है ना कि 1/3 भरी हुई और दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब 8 लीटर की टंकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 लीटर भरा है, तो आप सोच लीजिए कि 8 ही लीटर की टंकी है। 8 लीटर टंकी को 1 घंटे में 1 लीटर जा रहा है पानी, तो 8 लीटर को भरने में 8 घंटा लगेगा। यही होगा ना उत्तर। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 8 घंटा। एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन गलत आ गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 घंटे, ठीक है ना। मतलब 8 घंटे में टंकी को पूरा का पूरा भरा जा सकता है, ठीक है। अब देख लिए फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। 1 3 9 15 25 35 और 49, और अगला संख्या क्या होगा ये बताना है। देखिए यहां पे क्या है ना कि दो सीरीज एक साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। एक तो देखिए ये क्या है, एक है ना, तो एक का स्क्वायर है, फिर इसमें ना 2 जोड़ के 3 का स्क्वायर, फिर इसमें 2 जोड़ के 5 का स्क्वायर, फिर इसमें 2 जोड़ के 7 का स्क्वायर बना लिया, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 3। अब आप देख रहे हैं कि अब बचा यहाँ पे 3 15 35, तो ये क्या है, तो ये देखिए ऐसे है, 2 का स्क्वायर -1, ठीक है ना। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर -1, यहाँ भी 2 जुड़ रहा है, फिर 6 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर -1, तो कितना हो जाएगा 63, और यही मेरा उत्तर है। 8 का स्क्वायर 64 -1 63, यहां भी 2 जोड़ रहा है, 2 फिर 4 फिर 6 और 8, नीचे क्या हो रहा है 1 3 5 और 7, यहां केवल स्क्वायर हो रहा है और यहां पे स्क्वायर करके माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। तो इसमें दो सीरीज एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपको वही कहे कि आपके अंदर कितना टैलेंट है कि आप जल्दी से जल्दी इसको सोच पाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर इक्वल टू 7, x - y इज इक्वल टू 1, तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई x और y है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आयत के विकर्ण को मैंने पढ़ाया था आपको, लेकिन थोड़ा नया क्वेश्चन क्या हो गया ना कि x और y ना देकर थोड़ा इक्वेशन में दे दिया, तो घबराना नहीं है। हम पहले x और y लाएंगे, उसके बाद हम विकर्ण निकाल लेंगे। देखिए x -y और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -y स्क्वायर दिया हुआ है, तो देखिए x स्क्वायर -y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x + y इंटू x - y इज इक्वल टू 7, और अगर इसको मान लेते हैं हम x - y से डिवाइड कर दें, और x - y की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 7,
ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि x माइनस वाई आपका दिया हुआ है 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए आराम आराम से। तो आप देख रहे हैं कि y से y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो 2x की वैल्यू हो गई 8, तो x की वैल्यू आप आराम से 4 बता दिए। अब आप किसी भी इक्वेशन पे रख के y की वैल्यू निकाल लो। अगर x 4 है, मान लो 4 है, तो 4 प्लस वाई बराबर आपका 7 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3। तो आप बहुत आसानी से बता दिए कि x बराबर 4 और y बराबर 3 है, मतलब ये मीटर में आ गया। अब आयत का विकर्ण बताना है। ये रहा आयत, मान लीजिए ABCD एक आयत है और ये इसका विकर्ण है। तो देख रहे हैं विकर्ण हमेशा क्या होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम है, या तो आप उससे समझ लें, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपका कर्ण की लंबाई आ जाएगी। और अगर आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता है तो आप ये भी जानते हैं, विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप इसको कर लीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर। और अगर आप विकर्ण का फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप ये याद रख लेना कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो लंब कितना है 3, आधार है 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, और 25 मतलब BD का वैल्यू, सॉरी BD स्क्वायर का वैल्यू 25 हो गया, तो BD की वैल्यू अंडर रूट 25, और यहां से भी 5 आप प्राप्त कर लेंगे। तो चॉइस आपका है, आप जैसे बनाना चाहें। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं फॉर्मूला याद है तो आप डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता, सॉरी कर्ण का फॉर्मूला आपको पता है। तो मेरा उत्तर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, अब एक कक्षा है, ये कक्षा है मान लेते हैं, और 80 स्टूडेंट इस कक्षा में है, 60% विद्यार्थी क्या है, कैरम खेलता है। अब देख लीजिए कितना खेल है, कैरम और शतरंज दो ही खेल है, तो यहां पे लिख दीजिए कैरम और यहां लिख दीजिए चेस। 60% विद्यार्थी कैरम, केवल 60% नहीं बोल रहा ना, 60% बोल रहा है, मतलब ये पूरे सर्किल की वैल्यू 60% है। तो अगर कैरम की बात करें तो 80 का 60% कैरम खेल रहा है, तो 80 का 60% आप प्राप्त कर लीजिए, तो 8 छक 48, 0 0 से कैंसिल, तो 48 कहां हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सर्किल की वैल्यू है। ओके, अब बोल रहा है कि यहां तक तो आप निकाल लिए, 45% शतरंज, तो 80 का 45% अगर आप प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे लिख दीजिए शतरंज मतलब चेस, 20 चौके 80, 20 पंचे 9, 5 नमा 45, मतलब 9 चौके 36, 36 क्या हो गए हमारे कैरम खेलने वाले। और 10% विद्यार्थी है जो कैरम और शतरंज नहीं खेलता है, तो कैरम और शतरंज ना खेलने वाले विद्यार्थी 80 का 10%, मतलब 8 विद्यार्थी हैं जो कैरम और शतरंज नहीं खेलते हैं। तो एक बात बताइए, अगर 8 विद्यार्थी कैरम और शतरंज नहीं खेलते हैं, मतलब कोई गेम ही नहीं खेलता, कुल मिला के यही हुआ ना कि 10% नहीं खेल रहे हैं, मतलब 8 लोग नहीं खेल रहे हैं, तो 72 लोग जो है ना वो दोनों गेम खेलते हैं। क्या हुआ, 72 लोग दोनों गेम खेलते हैं, क्योंकि 80 में 8 को घटा दिए कि जो भाई तुम खेलते ही नहीं हो तो तुम साइड हट जाओ। बात 72 लोगों की हो रही है। अब देख रहे कैरम और शतरंज दोनों खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 48 प्लस 36, 8 से 14, 4 3 7 1 8, ठीक है ना। मतलब 84 विद्यार्थी हैं जो कैरम और चेस दोनों खेल रहे हैं। तो ध्यान रहे इस 84 में आपका ये भी है, ये इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो हम देख रहे हैं कि 84 में यहाँ 84 आ रहा है खेलने वाले, और यहाँ 72 ही बोल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार जुड़ गया है इसकी वैल्यू, एक बार इधर से एक बार उधर से। तो 84 में आप 72 को घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कैरम और चेस दोनों खेलते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या बता दीजिए।
मुझे लगता है अब आप खुद बता देंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। कैसे बता देंगे तो देखिए आप बताइए कि 36 खेल रहे हैं, ये पूरा मतलब 36 इस सर्कल की वैल्यू है, हमको निकालना है केवल इतना। तो इतना निकालने के लिए 36 में 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल चेस खेलते हैं, उसके अंदर कैरम का थोड़ा भी संभावना नहीं है, इसलिए कैरम वाले पार्ट को हटा दिए। अगर उसी तरह चेस ना पूछ लेता कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल कैरम खेलते हैं, तो 48 में 12 घटा देते हैं तो आंसर आ जाता 36। 36 प्लस 12 प्लस 24 कर लेंगे तो देखिएगा फिर से आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कितना आसानी से इसको बना लिए, ठीक है ना। तो इस तरह आपका उत्तर कितना हो गया, 24 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल शतरंज खेलते हैं। यहां पे बस केवल शब्द ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, केवल का मतलब इस डेटा को नहीं लेना है। अब देखते हैं एक प्रश्न है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 117/8 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 3/2। तो पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देख रहे हैं अलजेब्रा से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, तो देखिए आइडेंटिटी याद रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का अगर आपको फॉर्मूला पता होता ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेते। इसका फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना, बहुत आसान फॉर्मूला है। अब आप एक चीज देख रहे हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू दिया है तो आप यहां पुट कर दीजिए 117/8। एक्स माइनस वाई का वैल्यू 3/2 है तो यहां पुट कर दीजिए और यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं उसको उधर छोड़ देते हैं, मतलब अगर हम लिखें तो यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको ये डिवाइड कर देगा तो 117/8/3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 117/8 गुना 2/3, पलट जाएगा ना, ये 3 से 39 बार में कट जाएगा, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 39/4 मतलब 39/4। यही मेरा उत्तर है। और बहुत साधारण और बहुत आसान प्रश्न था, बस बेशक आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है आप उसको नोट कर लें। अब देखते हैं एक क्वेश्चन है कि 5, ठीक है ना, पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 125 पे है 2x प्लस 1। इसमें x का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक सबसे साधारण और आसान तरीका यह है कि दोनों के बेस को सेम कर लीजिए। तो अगर यहां 5 है तो उधर भी 5 कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देख लीजिए आप। इसको करने का तरीका 125 5 का क्यूब होता है तो हम यहां पे लिख लेंगे 5 का क्यूब, और ये तो जो है उसको आप लिख ही दीजिए। अब आप देख रहे हैं फिर से आप इसको सॉल्व करें तो 5 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ 5 और ये जो ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये होता है ना x टू द पावर m टू द पावर n हो तो इसका वैल्यू हो जाता है x टू द पावर mn। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 3 हो जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 5 पावर है तो आप इसको कैंसिल कर दें तो हम सीधा सीधे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इधर लेते हैं, 6x प्लस 3 को इधर ले आते हैं तो 2x माइनस 6x प्लस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x को कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2, यहाँ माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपका
2 आ गया दोनों तरफ से। तो बहुत आसान सा प्रश्न था कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 ले लेंगे ना तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि एक बार x की वैल्यू 5 रख के देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 है ना, 5 गुना 2 10, 25 10 35 7 42, 5 के पावर को 42 को आप करिएगा तो मुझे लगता है शायद आप रोने लग जाएंगे। उसी तरह यहाँ भी आपका मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिजिट आ जाएगा, 4 में भी आ जाएगा, 3 में भी आ जाएगा। तो आप इसको ऑप्ट ना करके आप बनाने का तरीका सीख लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन है। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या, 2 वृत्त है, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना, एक इसकी त्रिज्या है और एक इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या है 1.5, इसकी त्रिज्या है 1, अनुपात में है। आप इसको ओरिजिनल फिगर मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनुपात में जो वैल्यू रहे आप उसको ओरिजिनल मान लीजिए। तो इसके क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं ए का क्षेत्रफल निकालें, इसके रेडियस को कैपिटल आर, इसके रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर लीजिए और इसके एरिया को A1 और इसके एरिया को A2 से डिनोट कर लीजिए। तो A1 अनुपात A2 निकालेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो आप पाई पाई को कैंसिल कर सकते हैं आराम आराम से, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं बचा क्या, आर स्क्वायर, आर है 1.5, पुट कर दीजिए, यहाँ आर है 1, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 और ये हो जाएगा 1 और यही आपका उत्तर। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर आपका मान लेते हैं कि त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले तो आप कुछ मत करना, इतना लंबा चौड़ा अब एग्जाम्पल मतलब मत करना एग्जाम में, सीधा सीधी रेडियस को स्क्वायर कर देना 2 बार और आपका उत्तर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं पेरीमीटर का रेशियो पूछ ले तो आप पेरीमीटर में जो त्रिज्या का अनुपात होता है ना वही पेरीमीटर का भी स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई कैंसिल हो जाता है ना, तो केवल आर और आर का ही अनुपात बचता है, ठीक है ना। तो जब एरिया का अनुपात पूछे तो आप क्या करना, रेडियस को स्क्वायर कर देना, और पेरीमीटर का अनुपात पूछे तो एज इट इज जो त्रिज्या का अनुपात है वही आपका पेरीमीटर का भी अनुपात होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें कॉम्बिनेशन का प्रश्न है लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाने से आप बचिएगा। आपको बहुत साधारण तरीके से बता देते हैं कि यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 पेन बांटने हैं और 2 छात्र के बीच 12 समान पेन को कितने तरीके से वितरित कर सकते हैं। अब देखिए 2 ही छात्र हैं ए और बी और दोनों को कम से कम 2 पेन तो देना ही है, तो 2 पेन इसको दे दीजिए, 2 पेन इसको दे दीजिए। तो देख रहे हैं आपका 4 पेन तो यूज हो गया। आपके पास पेन है 12 समान, तो मान लीजिए पहला पेन है P1 P2 P3, इस तरह करके आप P12 तक पेन है आपका। सारा पेन समान है, एक तरह का दिखने में है, इसलिए आप उसको अलग भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे कि कौन सा पेन किसको दिया जा रहा है। तो 4 पेन देने के बाद बच रहा है 8 पेन। अब 8 पेन को उस दोनों के बीच बांटना है। पहला तो कंडीशन ये था कि कम से कम 2 तो होना चाहिए, तो भैया चलो 2-2 पकड़ा दिए। अब उसके बाद क्या कि ए बी में बांटना शुरू किए कि पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि ए को 1 दे दीजिए, दूसरे को 7 पेन दे दीजिए, तो हो गया 8 पेन, है ना। 8 ही पेन तो बांटना है 4 के अलावा। फिर ऐसा कीजिए, ए को 2 दे दीजिए, बी को 6 दे दीजिए, ए को 3 दीजिए, इसको 5 दीजिए, इसको 4 दीजिए, इसको 4 दीजिए। अब इसको 5 दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, इसको 6 दे के इसको 2 दे दीजिए, इसको 7 दे के इसको 1 दे दीजिए, हो गया ना। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बन पा रहा। तो मेरा कुल तरीका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब आप 9 तरीके से उसके पेन को 2 छात्रों के बीच वितरित कर सकते हैं जिसमें दोनों छात्रों को कम से कम 2 पेन दिया गया है। तो मेरा उत्तर क्या हो गया, 9 पेन। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कॉम्बिनेशन लगाने से बचे क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा समय लग जाता और गलत होने का संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह आज हम बीपीएससी के 66वीं और 65वीं के क्वेश्चंस को कर लिए।
अब आगे आपसे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अब बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका डिमांड था कि 66वीं और 65वीं को कम से कम करा दीजिए सर, तो आज आपको 66वीं और 65वीं के क्वेश्चंस को करा दिया गया है। तो अब आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से मेहनत करिए, और आप आशा करते हैं कि आपके सारे गणित के क्वेश्चन जितने भी आएंगे बीपीएससी में अब आसानी से हल हो पाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे हम किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।